हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जीएस पेपर 4 में एथिक्स के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर सेकंड इज एटीट्यूड और एटीट्यूड में आज हमारी क्लास सेकंड चल रही है। ऑलराइट, एंड इन टुडे सेशन वी विल ट्राई टू डिफाइन एटीट्यूड। हम आज एटीट्यूड को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एटीट्यूड के बारे में दिए थे। मेक श्योर कि प्रीवियस सभी सेशंस को आप अटेंड जरूर करें। जो चैप्टर फर्स्ट है, मेक श्योर दैट यू वॉच दैट चैप्टर फर्स्ट, राइट, बिकॉज अराउंड 20-22 सेशंस चैप्टर फर्स्ट में मैंने लिए हैं, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसमें एथिक्स, इट्स एसेंस, इट्स इंपॉर्टेंस, वैल्यूज वगैरह क्या है वो बहुत डिटेल में हमने समझा है। So to watch those session you will have to join my course. To join my course, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आई हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मेक श्योर दैट यू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे टेलीग्राम पर अप्रोच करें, इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, या आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट द कोर्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का सेशन, एटीट्यूड, क्लास सेकंड, वेयर वी विल ट्राई टू डिफाइन एटीट्यूड। सो चैप्टर फर्स्ट था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो कि हमने कवर कर लिया है। एक टॉपिक बचा है, दैट इज लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड एज आई टोल्ड वी विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक अंडर चैप्टर 1 with chapter number 5, contributions of moral thinkers and philosophers from India and the world. Now chapter 2 हमने शुरू किया, that is attitude, right? and पिछले सेशन में मैंने आपको क्या समझाया था कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 का कौन सा पार्ट एप्टीट्यूड, एंड चैप्टर 4 का कौन सा पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? ये तीनों हम पढ़ते हैं अंडर साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर पढ़ा जाता है, और साइकोलॉजी की भी कौन सी ब्रांच? सोशल साइकोलॉजी के अंडर, राइट? साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, राइट? ये हमने पिछले सेशन में एस्टेब्लिश किया था। एंड सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर in social settings of social groups, right? When we consider social groups, their human mind and behavior किस तरह हम स्टडी करते हैं, that is studied under social psychology. So social psychology में पहला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट विल बी एटीट्यूड। एंड इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको क्या समझाया था कि एटीट्यूड इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। सो एटीट्यूड तक पहुंचने के लिए हमें पहले पर्सनैलिटी को समझना है क्या है, और पर्सनैलिटी समझने के लिए मैंने आपको बताया था देयर आर 2 बेसिक अप्रोचेस। फर्स्ट इज द सुपरफिशियल अप्रोच, जो कि आम तौर पर बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं, राइट? सुपरफिशियल अप्रोच इज जस्ट बाय लुकिंग एट समवन्स फिजियोलॉजी और हाउ समवन ड्रेसेस अप और हाउ समवन कंटेन्स देमसेल्फ, राइट? सो फ्रॉम देयर people try to judge someone's personality. That's the superficial approach. But we will dive into the substantiative approach. And substantiative approach में क्या देखने की कोशिश करते हैं हम? Not just the physiological aspect of personality, but psychological as well as behavioral aspect of personality. All right. So that is how we define personality. Personality is what? It is a stable set. क्या था personality? स्टेबल सेट है, स्टेबल है, राइट? दैट मीन्स एंड्योरिंग है, इट इज हार्ड टू चेंज, इट इज एक्वायर्ड ओवर टाइम, इट इज पार्ट ऑफ आवर बीइंग और पार्ट ऑफ आवर सेल्फ, राइट? इट इज स्टेबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम फीचर्स, सम एट्रीब्यूट्स। किस तरह के? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल and behavioral, right? Physiological, psychological and behavioral attitudes जब स्टेबल होते हैं, इनका सेट जब स्टेबल होता है, राइट? एंड विच क्या करता है ये? इट इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाता है दूसरों से, राइट? यूनिक बनाता है, इट इज यूनिक फॉर एन इंडिविजुअल,
right? Personality is unique for an individual and it comprises of physiological aspect, psychological aspect and behavioral aspect that we have discussed in काफ़ी डिटेल में हमने इसको समझने की कोशिश करी थी इन द प्रीवियस सेशन, राइट, जिसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंडर जो है वो हमने देखा था एटीट्यूड जो है वो हमारा लाई करता है. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज आर दो टाइप की हैं, लर्न्ड एंड इनेट, राइट, एंड अंडर लर्न्ड हमने देखा था दैट एटीट्यूड फॉल्स. सो आवर एटीट्यूड्स आर लर्न्ड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी. सो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सवाल पूछा था कि हमें हमारी पर्सनैलिटी में एटीट्यूड कहाँ मिलता है, सो एटीट्यूड इज आवर लर्न्ड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, वेयर एज इनेट इज आवर एप्टीट्यूड एंड आवर इंटेलिजेंस. Our intelligence and our aptitude is innate. It is coded in our genes. Somewhat, in some or more intensity, it is coded in our genes. Whereas attitude and emotional intelligence, ध्यान से समझिएगा, intelligence is innate but emotional intelligence is learned through socialization. Now you must understand the concept of socialization that we have covered under chapter 1st, ethics and human interface. For that you will have to watch the previous sessions that are part of my course, so make sure that you join that. All right, so हमने एटीट्यूड को ढूंढ लिया. कहाँ है एटीट्यूड? इट्स अ learned physiological aspect of our personality. Now let us try to define attitude in today's session. This much we have covered in the previous session. Attitude. So in the earliest sessions, पहले 2-3-4 sessions में मैंने आपको एक बिल्कुल basic definition attitude की क्या दी थी, that attitude are the positive or negative orientation towards anything. Your positive and negative orientation. Positive, negative, एक और टर्म मैंने यूज किया था, and ambivalent. Ambivalent orientation for anything. और anything के लिए हमने एक और वर्ड यूज किया था, that is psychological object. Psychological object, right? So this much ये हमने बिल्कुल अर्लीस्ट सेशन में इतना डेफिनेशन जो है वो समझने की कोशिश, इतनी डेफिनेशन तो हमने एस्टेब्लिश जो है वो एटीट्यूड की करी ली थी, राइट? सो आपका रवैया, एटीट्यूड आपका किसी भी चीज के प्रति, किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति. साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है थोड़ी देर में, चलो इसको थोड़ी और डिटेल में समझाऊंगा, बट ब्रीफली अगर मैं बताऊं, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट. सो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सो एनी ऑब्जेक्ट जिसके प्रति आपके मन में कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आपके दिमाग में हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, दैट ऑब्जेक्ट इज साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ी देर में और क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. बट फर्स्ट लेट मी explain you that you do not just have attitude, you have attitudes. It's a plural. In fact, you have hundreds of attitudes. You have hundreds of positive, negative or ambivalent attitudes. Positive attitude, that means you like something, you have positive emotions for something. Negative attitude, you do not like something, you have negative emotions for something. And ambivalent, that means you are not sure whether you like or not. That means whether you have positive or negative orientations, or whether you have both positive and negative orientations. So that is what we call ambivalent, right? एग्जाम्पल देकर समझाता हूं मैं. एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई एटीट्यूड, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, राइट? Why attitude is important in social psychology? Because attitude is the most important topic of social psychology.
right? Important in social psychology, because in society attitudes makes interaction peaceful or harmful. In society यानी among social groups, among individual of different or same social groups, the attitudes make interactions fruitful या beneficial or peaceful or harmful. It will be based on your attitudes. नहीं समझ आया होगा आपको, चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ. As I said, attitude is towards something. Your orientation is towards a psychological object. Attitudes towards something, right? Now जो भी मैं लिखवाता हूँ, मेक श्योर कि आप उसे नोट डाउन जरूर करें. आपके पास क्लासरूम रनिंग नोट्स होने चाहिए, ठीक है? Now let's say your attitude towards a particular religion or a particular caste or a particular race, right? Or a particular language or a particular place, right? Let's say a state or a country, anything, कोई भी n number of object हो सकते हैं, ठीक है? Books, films, any of the ideas. Psychological object can be physical object or any abstract noun, let's say abstract noun or any idea or any value or any virtue. So जो psychological object है, psychological object क्या है, क्या चीज़ है? कोई भी object जिसके प्रति आपके मन में कोई भी इमोशनल हलचल हुई, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जो है वो अगर वो होता है आपके मन में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से आई लाइक दिस पेन बिकॉज आई हैव, मैंने इस पेन को यूज करके बहुत सारी क्लासेस ली है, राइट? सो व्हेन आई से आई लाइक दिस पेन, सो दिस पेन इज अ सोशल ऑब्जेक्ट, सॉरी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, राइट? एंड आई हैव अ फीलिंग, एक मेरे अंदर एक इंटरनल मेरे अंदर एक इमोशनल प्रोसेस है फॉर दिस पेन. Then again, if I say that I'm not able to completely understand the concept of कोई भी ideology, let's say socialism or Marxism or nationalism or fascism, ठीक है? If you say that I can understand the concept of nationalism or I understand the concept of fascism or I like the concept of Marxism or socialism or capitalism or communism. So these are what? These are abstract ideas, right? Or if I say I do not like that person's attitude towards that, कुछ भी हो सकता है वो, XYZ. So किसी और व्यक्ति का एटीट्यूड, किसी और व्यक्ति का बिहेवियर, कोई भी, कोई भी चीज, वेदर इट इज एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट, अगर आपके मन में उसके लिए कोई ना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हुआ है, आपके दिमाग ने काम किया है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, राइट? सो लेट्स से if someone says that I do not like or I do like one particular religion more than other, I like my own religion more than other, so that is that person's attitude towards that other religion or towards their own religion, or let's say towards their own self can also be a psychological object. आप जैसे खुद से बात कर रहे हो, यार तुम कितने बदतमीज हो, तुमने वो काम ऐसा क्यों किया, है ना? इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो आप, राइट? तो आपके अंदर एक इमोशनल प्रोसेस चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? अपने ही लिए, अपने एक्शंस के लिए. सो आपके एक्शंस एंड योरसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल इज अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, राइट? सो फॉर अ रिलीजन someone can have
positive, negative or ambivalent attitudes, right? On the basis of various castes, people can have different attitudes. On the basis of race, some would say that I don't like this particular race or that particular race of people, right? Like some North Indian Hindi speaking people will say that I do not like the Southern Indian languages because I do not understand them, so I do not like them. Or I do have certain degree of let's say some people do have hatred toward different languages, so that these are their attitudes. So you have hundreds and hundreds. It is safe to assume that you guys are adults, right? Maybe in your 20s. So you must have hundreds of attitudes about different things. कोई भी चीज़ है, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने यार दोस्त, अपने टीचर्स, अपने सेल्फ, अपनी चीज़ें, राष्ट्र, गवर्नमेंट, right? Different ideologies, different people, different languages, different places. So you must have hundreds of attitudes. That means you feel something about that, and that something can be positive, negative or ambivalent. That much we have already, this much we have already established in the previous sessions, right? Like let's say a northern Indian or a northeastern would not like Assamese people. Sometimes they do not like Biharis people because of the migration crisis, right? Same goes for Maharashtrian people. Will sometimes they do not like, they have negative attitudes toward northern Indian people. Vice versa भी हो सकता है. Same goes for countries. Indians, we generally do not like Pakistan, so we have a negative attitude toward Pakistan, towards China, right? We have positive attitudes toward Western countries, right? सेम कैन बी, सेम जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं बुक्स पर, फिल्म्स पर, आइडियाज पर. सो एटीट्यूड्स कैन बी फॉर बोथ एब्स्ट्रैक्ट objects as well as concrete objects, as long as you are having a thought process about something. That something can be termed as a psychological object, and that something needless to be a concrete object. Now अगर एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्या होता है, ये प्रीवियस सेशंस में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज कंक्रीट. सो इफ आई से दैट दिस सेट इज साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज फिजिकल ऑब्जेक्ट, right? As long as attitudes are concerned, physical objects is a subset of psychological objects, right? यानी कि all physical objects can be psychological objects, but all psychological objects cannot be physical objects. Like this pen, right? I have great regard, I have great care for this pen, I care for this pen, so there is a thought process involved. So this is a psychological object, this is a physical object, but at the same time when I think about it, when I have certain emotion or thought process about it, it is a psychological object. Like you get out, आप दिन में बाहर निकले, गर्मी बहुत है और आप कह रहे हो ये गर्मी, ये धूप, so वो धूप is a psychological object now, right? Whenever there is a thought process involved, any physical, any abstract or concrete object becomes a psychological object, राइट? सो यहां तक की कहानी जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड. प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ definition of attitude, right? So as I said, attitude we study under social psychology, right? And social psychology is a relatively newer branch of psychology. It developed in the 20th century, and its most important topic, that is attitude, for this first formal definition was introduced in 1946 by a psychologist named Thurston. You do not need to remember this name because no one is going to ask you this definition directly, because as we are trying to understand the process of development,
सो जो अब हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश करी हुई है, उस पर हमें डेवलपमेंट देखना है क्या होगा। सो जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी वो थ्रस्टन साहब ने दी थी 1946 में। सो आप देख रहे हैं मिड 20th सेंचुरी के अराउंड सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। एंड द डेफिनेशन गोज लाइक, एटीट्यूड इज द इंटेंसिटी, attitude is the intensity, write this down, is the intensity of positive or negative effect, of positive or negative effect for or against a psychological object, for or against a psychological object। सो कुछ ऐसा ही हमने डेफिनेशन अभी समझा था, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड वो नहीं है आमतौर पर जो बच्चे आम भाषा, दैट इज वेरी वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटीट्यूड। इनफैक्ट दैट इज नॉट एटीट्यूड, दैट इज एरोगेंस। लोग कहते हैं ना बहुत एटीट्यूड झाड़ रहा है, बहुत एटीट्यूड झाड़ रही है, ठीक है, आज हमने ऐसा एटीट्यूड दिखाया है, राइट। सो दैट एटीट्यूड, दैट इज नॉट एटीट्यूड, दैट इज एक्चुअली एरोगेंस। And attitude, sometimes this term is used in other fields also, like attitude is a pose in ballet dances also, right, and other form of dances maybe. So according to this definition, what we have, attitude is the intensity of positive or negative, because maybe you have, let's say, you have a certain thought process about a state, you like a state, right? Like in summers people like the hilly stations, they like the Himachal or Uttarakhand or Jammu Kashmir, right, or the northwestern hilly areas of India. Now they like it. In winters they would not like it that much. जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उस लाइकिंग की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है लोगों की फॉर हिल स्टेशंस, ठीक है। सो योर लाइकिंग और नॉट लाइकिंग अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, इसकी इंटेंसिटी जो है वेरी करती है। सो दैट इज वाई इंटेंसिटी टर्म यहाँ यूज किया गया। एटीट्यूड इज द इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव, यानी कि बहुत पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, या थोड़ा पसंद करते हैं या थोड़ी घृणा करते हैं, या एवरेज है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूम पर है। पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट फॉर और अगेंस्ट, यानी सपोर्ट में या उसके अगेंस्ट अ साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। So I suppose now the concept of psychological object is clear because we have discussed this in details in the previous session also, right? Now here you need to understand the term affect, and to understand the term affect, let me first tell you that when we study psychology, we study few terms, especially in social psychology. स्पेशली 3 वर्ड्स जो है वो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं, टाइम एंड अगेन हम यूज करेंगे क्लास में भी। फर्स्ट इज अफेक्ट और अफेक्शन, अफेक्शनेट, अफेक्टिव, राइट। दिस इज वन वर्ड। इसको अलग अलग तरह से जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया, नाउन की तरह यूज किया, तो अलग अलग तरह यूज कर रहे हैं हमसे, राइट। रूट वर्ड वही है, अफेक्ट, नाउन है अफेक्ट। सो अफेक्ट, अफेक्शन, अफेक्टिव। सो इन साइकोलॉजी जब हम इमोशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अफेक्ट, राइट। इमोशन और फीलिंग के लिए इन साइकोलॉजी, इमोशन और फीलिंग के लिए टर्म यूज किया हमने अफेक्ट, राइट। सो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ओरिएंटेशन वर्ड हमने पहले यूज किया। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट, यानी कि यू हैव सर्टेन फीलिंग
or you have certain emotion or certain thought process, so for that psychology में term use किया जाता है affect. So certain positive or negative affect for or against psychological object. So time and again in this series we will use the term affect, affection, affective. So आपको ध्यान रखना है कि that under psychology affect, affection, affective, it is related to emotions or feelings. Second word that we will repeatedly use is cognitive. Cognitive, cognition, cognizance, right? Many times we will use this term, cognition or cognitive. So cognition is the process of knowing something. Process of knowing something. If you are knowing something for the first time, that process is known as cognition, and the mental faculties that you use to know something, that is, or sometimes it is also known as a cognitive process. We use our senses to know about something, right? So that is why sometimes अगर मान लीजिए किसी का सर कहीं भिड़ गया एक्सीडेंट में, किसी को चोट लगी, तो उनका कॉग्निटिव रिस्पॉन्स चेक किया जाता है. ऐसे चेक करते हैं ना, आंखें काम कर रही है या नहीं, सेंस फील टच काम कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, कान ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, तो कॉग्निटिव टेस्ट होता है उनका, राइट? बिकॉज इट इज विद द सेंसेस वी ट्राई टू नो समथिंग और प्रोसेस समथिंग, राइट? एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग इज नोन एज कॉग्निशन. ठीक है. सो लेट्स से बहुत सालों बाद आपका कोई मित्र आपको मिला, एंड वो व्यक्ति आपके पास आया और इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, ठीक है, हाथ मिला रहा है आपसे, गले मिल रहा है आपसे, और आप एक्सक्लेमेशन साइन बन गया आपके यहाँ पर माथे पर, आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कौन है, और बोल रहे हैं कि भैया हम आपको पहचान नहीं पाए, कौन है आप, राइट? सो आप क्या कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आपके मन में, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो मेमोरी सेट है, आप उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो कॉग्निशन हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम. रिकॉग्निशन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ मेमोरीज को टटोलना इज रिकॉग्निशन, और टू रिकॉग्नाइज, राइट? एंड कॉग्निशंस, कॉग्निशंस मतलब संज्ञान लेना, राइट? टू नो समथिंग इज कॉग्निशंस, एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग समथिंग इज कॉग्निशन. So cognition word बार time and again we will try to use, right? So now यहाँ पर थोड़ा सा cognition को मैं और explain करता हूँ आपको by understanding the two meaning of knowledge. Knowledge के दो मतलब है ना? क्योंकि यहाँ पर process of knowing something, so knowledge की बात चल रही है. So there are two meanings of knowledge. या चलो थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं. So let me give you an external fact. A fact जो कि चेंज नहीं होगा, आप चाहे कैसा मर्जी फील करें, या आप चाहे कुछ मर्जी जानते हो, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, शिमला इज कैपिटल ऑफ स्टेट हिमाचल प्रदेश, राइट? और न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्ट दैट कैन नॉट चेंज. वो हार्ड फैक्ट है, राइट? वो चेंज नहीं होगा चाहे आप कैसा भी फील करें. मे भी हो सकता है कि आप एक मूवमेंट शुरू करें और विद योर जॉइंट एफर्ट्स आप कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दें कहीं और, वो अलग बात है, बट फॉर नाउ दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्ट, राइट? बट देयर आर, सो दैट्स योर नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्ट्स विच यू कैन नॉट चेंज. बट देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स.
right? That are sometimes based on your beliefs, your feelings. Like if you say that I believe that God is present, I believe in God. So that's your personal belief, that's your personal opinion, right? We cannot prove or disprove whether God is present or not, or whether God exists or not. हम ना ही इसे प्रूव कर पा रहे हैं और ना ही इसे डिस्प्रूव कर पा रहे हैं. So it's a psychological fact, right? This knowledge is based on your beliefs, right? Or this knowledge is opinionated, sorry, बोल नहीं पा रहा हूं मैं ठीक से. It is based on your opinion, right? It is your opinion that you believe in God. Maybe someone's opinion is exact opposite of this, right? But what if I say that, let's say that someone, that I is X, and what if I say that X believes in God? Now, is it a psychological fact or an external fact now? Now it is an external fact, right? Because now it is not based on opinion. It is an external fact because X do believes in God, right? Now this knowledge is based on an external fact, right? So what you believe is, your belief system is a 3-tier system, right? Or there are three types of beliefs, right? और psychological fact के अंदर आ जाएगा ये. There are 3 types of beliefs. First one is which is factually correct, which is also an external fact, right? That Shimla is the capital of Himachal Pradesh. It's an external fact and you believe that also. If someone asks you and someone says that no, it is the Aurangabad that is the capital of India, or it is Hyderabad or Mumbai or Calcutta or Kolkata that's the capital of India, right? So you will not believe that person because you believe for a fact, because it is a known fact that it is New Delhi which is the capital of India, right? Now another belief is that is not supported by an external fact. First is that is supported by an external fact. Second is not supported by an external fact, right? Like if someone says that India is like North Korea, it is a presidential dictatorship. So this particular statement you will not believe it because this is not supported by an external fact, right? The capital of India is New Delhi. If you believe this, and you believe this because it is supported by an external fact, you do not believe that India is a dictatorship or a, let's say it's a constitutional monarchy, because that is not supported by an external fact, because we know that India is a democratic republic, right? And the third type of belief is which cannot be proved or disproved. Cannot be proved or disproved. Like God exists. So whether God exists or not, it cannot be proved or disproved. So first is our beliefs that are based on what can be proved. Second, our beliefs that are based on what can be disproved. And third, our beliefs that are based on whether something can or cannot be, whether something that cannot be proved or disproved. And this is your cognition.
योर बिलीफ सिस्टम इज योर कॉग्निशन. What you believe in is your cognition, is your process of knowing something, because that is based on your mental faculties, that is based on your intelligence, that is based on your aptitude, that is based on your socialization, the type of environment you got, right, the type of exposure you have to the different type of knowledges. Your cognition or your belief systems, right, are connected with each other. So this is your cognition. These 3 points, this is your cognition. So cognition is क्या है? ये एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है, राइट. हम एक सोशल ग्रुप का भी कॉग्निशन मान सकते हैं, ठीक है, कि एक सोशल ग्रुप का भी आप जनरलाइज कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप हैज दिस लेवल ऑफ दिस कॉग्निशन. दैट मीन्स दे नो और अंडरस्टैंड अ सर्टेन एनीथिंग इन दिस मैनर, or they know their process of knowing something is of this manner. So आप किसी social group के लिए भी आप generalize कर सकते हैं, but let us not go into that detail. Individual के लिए देखते हैं. So individual के लिए the process of knowing something is cognition, and it is based on your beliefs. What do you believe that can be proved or disproved, or cannot be proved or disproved. And the third word, I said there were 3 words. एक तो affect, affection, affective, cognitive, cognition, cognizance. तीसरा word जो यूज होगा बार बार, that is behavior and behavioral. Behavior and behavioral, ये word बार बार यूज होगा, right. So what is behavior? Now we have discussed this in detail, right, the difference between conduct and behavior. So conduct are क्या है? Conduct are our moral and immoral actions, right, and behavior जो है वो बड़ा सेट है, larger set है, and conduct is the subset. Conduct is part of behavior. And our behavior is visible in front of others. अगर आप कहीं अकेले बैठे हैं, so whatever your behavior is, that is your personal space. That is, वहां पर आपका behavior जज नहीं होगा, because behavior it's a concept of social psychology. It's a concept of, right, social psychology का concept है. तो society यानी at least 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए, right. So your behavior is in front of others, right. So whatever we do in front of others is our behavior. So we will use these 3 terms time and again, right. So आपको ये terms जो हैं वो ध्यान से पता होनी चाहिए. Affect, affection, affective, right, affect से related, cognitive से related and behavior से related. So behavior तो हमने अच्छे से समझा ही है. Cognitive को cognitive dissonance आगे concept पढ़ाऊंगा मैं, वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में चले जाएंगे उसमें. अभी मैं पूरी तरह मैंने आपको डिटेल्स कॉग्निटिव डिसोनेंस या कॉग्निटिव की नहीं दी है, या कॉग्निशन की नहीं. अभी हमने पूरी डिटेल समझी. एक अलग से टॉपिक पढ़ना है हमें, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस. अब वापस आते हैं अपनी डेफिनेशन में. हमारी डेफिनेशन क्या कह रही थी? दैट एटीट्यूड इज इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट फॉर और अगेंस्ट साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, right. So phase 1 of the definition, the earliest phase of the definition, it says that we will have positive or negative affect, right, and that affect, positive or negative affect, will be with certain degree of intensity. इंटेंसिटी से होगा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और मॉडरेट लेवल पर भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी कर सकता है, right, against a psychological object. Effect against a psychological object. Effect यानी कि इमोशन और फीलिंग. तो अब आई सपोज आपको अफेक्ट टर्म का यूज यहां पर समझ आ गया होगा, राइट. एंड साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, दैट दिस लार्जर सेट इज द साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट
and within psychological object is a subset which we can call it physical object. So every physical object, like this pen, like this t-shirt, like this mic, like this camera, like this जो भी मेरे आसपास है, books and everything, these are physical objects. They can be psychological objects. But what am I thinking, what you are thinking, what is nationalism, what is communism, what is communalism? These are abstract ideas. What is honesty, what is compassion? That I have a feeling or I have a psychological process, एक thought process है for the value of peace, for the value of compassion, for value of integrity, right? These are abstract in nature. Nevertheless, when we have a psychological process involved, that can be considered as a psychological object. So psychological object is a larger set and physical object is a subset within it, right? So the phase 1 definition, it gives more importance to the affect, right? Affect of what? Emotions that can be positive or negative for or against a psychological object. Then comes phase 2, right? And phase 2 says that ये जो यूनिडायमेंशनल हमने डेफिनेशन दे दी, जिसमें हमने अफेक्ट को ही सारी इंपॉर्टेंस दे दी है, वी शुड ड्रॉप दिस. फेज 2 क्या कह रहा है? हमें इसको छोड़कर एक बाई डायमेंशनल अप्रोच अपनानी चाहिए टू डिफाइन एटीट्यूड, राइट? जहां पर हमें दोनों टर्म्स अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों को इंक्लूड करना चाहिए. और क्या लॉजिक दिया इन्होंने सेकंड फेज के स्कॉलर्स ने? दे सेड दैट इन ऑर्डर टू हैव इमोशंस फॉर समथिंग, सम साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट इट, राइट? अगर आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं है तो आउट ऑफ थिन एयर तो आपके अंदर एकदम से इमोशन नहीं आ जाएगा ना. फर्स्ट यू विल हैव टू नो अबाउट समथिंग, then you will have certain degree of certain intensity of positive or negative emotions for that particular psychological object. So what bidimensional approach says, that in order to have affection or affect, we first need cognition, and cognition, it comes first, right? So in order to have affect, first we need cognition. That means first we need the information, we need the data, we need to know about that psychological object, then only we will have certain degree of emotions. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किसी देश में क्या चल रहा है, किसी कंट्री में क्या चल रहा है, कोई रिलीजन के लोग क्या कर रहे हैं, कोई रेस के लोग क्या कर रहे हैं, कोई प्लेस में लोग क्या कर रहे हैं, किसी बुक में क्या लिखा है, कोई मूवी कैसी है, कोई आइडिया कैसा है, कोई व्यक्ति कैसा सोचता है, कोई पेन कैसा चलता है, जब आपने उसको जाना ही नहीं तो उसके प्रति इमोशन कैसे आ जाएगा? उसके प्रति एक थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट होगा आपके अंदर, राइट? सो ऑन दिस बेसिस कॉग्निशन विल हैव इमोशन, कॉग्निशन जो है वो पहले होगा, देन इमोशन जो है वो जनरेट होगा, और फिर जो है वो एटीट्यूड डेवलप होगा किसी भी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के प्रति. सो दैट वाज द सेकंड फेज ऑफ द डेफिनेशन, वेयर अफेक्ट एंड कॉग्निशन both were given weightage. And the second phase ये 1950s से 1980s तक जो है वो चला, second phase. But then this understanding of attitude was again challenged, what we call as a phase 3, right? In 1982 a book was written by few scholars, उनके नाम आप लिख लो. क्रेच, एक का नाम है क्रेच, एक का नाम है क्रचफील्ड. और एक का नाम है बैलेकी. So although you do not need to remember these names,
और ये पूरा प्रोसेस जो है वो ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, तो मैं आपको समझाने के लिए, आपको कहानी थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए, एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, तो ये पूरी कहानी आपको समझा रहा हूँ। अदरवाइज अगर क्वेश्चन बनता भी है डिफाइन एटीट्यूड एंड देन सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, तो जो फाइनल डेफिनेशन आज के सेशन में जो हम क्रिएट करेंगे वो आपको आंसर में लिख करानी है, ठीक है। सो फेज 3 में क्या कहा इन्होंने, टू डिफाइन एटीट्यूड वी नीड ऑल 3 एस्पेक्ट्स, ठीक है। आप तीसरे एस्पेक्ट को नहीं छोड़ सकते, राइट आपने अफेक्ट और कॉग्निशन इंक्लूड कर लिया, आप बिहेवियर को नहीं छोड़ सकते। Right, because in order to have an attitude towards any psychological object, first you need to know about that psychological object, right? Then you will develop some feelings about it, and then you will behave accordingly, right? Or because since we are dealing with social psychology and not individual in their personal space, we are dealing with social groups, social psychology में डील कर रहे हैं हम, सो बिहेवियर को इंक्लूड करना जरूरी है, तब क्योंकि तभी तो नजर आएगा ना कि क्या व्यक्ति को समझ आया, उस पर उसका इफेक्ट क्या है और कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया, इन व्हाट वे दे एक्सप्रेस्ड इट, राइट। और यहां पर हम टेंडेंसी वर्ड यूज करेंगे, टेंडेंसी टू बिहेव, because it is not necessary कि every time if a psychological object has an effect on you or you have developed an attitude towards any psychological object, it doesn't necessarily mean that you will behave or you will act or react on it or about it, right? So there is a tendency to behave, behavior की tendency है, right? Cognition होगा, then affect होगा, then there is a tendency of behavior, right? So if you have positive or negative attitude towards something or any psychological object, it will be reflected in your behavior, whether you have positive or negative, पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट जो है वो आपके अंदर है किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को लेकर, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर मोस्टली स्टूडेंट्स, so let's say in your class, right, you hate someone with the utmost intensity, no matter, हो सकता है कोई भी कारण हो सकता है वो आप सोच लीजिए, देखिए कौन है आपके आसपास, कौन ऐसा व्यक्ति है that you hate, right? अच्छा है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, बट अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो सोचिए उसके बारे में, राइट? कोई भी कारण हो सकता है। हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाए, दैट इज व्हाई आई यूज दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड, अदरवाइज डिसलाइक वर्ड भी यूज कर सकता था मैं, राइट? सॉरी, बट लेट्स इमेजिन you hate someone. If you don't hate someone, let's imagine that you hate someone with utmost intensity, or you do not like or you hate someone to the extent that you do not even like to be in the same room with that person, you do not like to look at that person's face. उस व्यक्ति की प्रेजेंस जो है वो आपका मूड खराब कर देती है, ठीक है? Now one day that person approaches you and with due respects that person says that I have deep affectionate feelings for you. You have the utmost hateful, right? आपके अंदर जो है वो hate है बहुत ज्यादा उस व्यक्ति के लिए, और वो व्यक्ति आपको कह रहा है that I have deep affectionate feelings for you, right? So whatever your reasons, it is according to you. So I said na, cognition is according to individual. So whatever your reasons were, you processed someone, a psychological object, a person in this case, and that have a effect on you. That means you have a very negative emotion for it, or you hate that person. And then that person approaches you and with the very of the best manners and behavior, that person says to you that, or proposes you
their affection for you. Now how will you behave? क्या आप उनके मुंह पर देन एंड देयर कह देंगे कि हम तुमसे नहीं बात करना चाहते, दूर भाग जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, राइट? या आप उस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे? इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस हाउ विल यू बिहेव और रिएक्ट? आपके अंदर जो कॉग्निशन है उसकी वजह से जो इफेक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप उस इफेक्ट को अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे. If someone is respectful to you and expressing their deep affection for you, perhaps if you turn them down, अगर आप मना भी कर देंगे that this is not possible, I do not feel the same way for you, but you will not create a scene out of it. If that person is respectful enough, so you will also respond in respect, right? You will turn them down gently. So your cognition and your affect is not reflected in your behavior. Your behavior changed, right? So it is not necessary that you behave according to your attitude. So your attitude towards someone was negative. You had utmost hate for that person, but your behavior in that particular case did not reflect. It was not the reflection of your attitude. आपने अपने behavior को mold कर लिया, change कर दिया according to situation. That was situational awareness from your part. And since you guys are adults, perhaps it is safe to assume that you guys have that situational awareness, that if someone asks you politely something that you need, मतलब आपको scene create करने की जरूरत नहीं होती है, आपको अपने एटीट्यूड को आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं होने देना होता है. इफ द सिचुएशन वारंट्स इट, एंड इफ द सिचुएशन वारंट्स, अगर वही व्यक्ति सामने से आकर आपसे अकड़ के ऐंठ के बात करता, गुस्सा आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता, बेलिजरेंट होता आपके सामने, तो मे बी आपका जो एक्चुअल एटीट्यूड है वो निकल कर बाहर आ जाता और आप जो है वो अपना दिखा देते हैं उन एटीट्यूड, राइट? So that depends upon situation. So your behavior doesn't necessarily follow your attitude, or our attitude is not always expressed in our behavior, conduct or actions. What we can say, our attitude is not always expressed in our behavior or conduct or actions, right? It changes according to the situation, but that is the general condition. Generally this happens. Sorry, that is a specific situation जहां पर मैंने कहा कि उस व्यक्ति ने आकर आपसे बहुत प्यार से बात करी, but generally क्या ट्रेंड चलता है, that our attitude is reflected in our behavior. But in certain situations we can control, with enough practice we control. आम तौर पर दिन भर में हम कई बार आपके कलीग्स, अगर आप ऑफिस गोइंग है, अगर आपके कलीग्स हैं या आपके सिबलिंग्स ही हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एक्वेंटेंस हैं, आपके आस पड़ोसी हैं, बहुत मीठा मीठा बात करते हैं हम सबसे, बट हमारे अंदर मन में उनके प्रति जो है वो उतने पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव अफेक्ट जो है वो नहीं होता. But we consciously try to avoid reflecting our attitude toward that person openly. उनके फेस पर नहीं दिखाते अपना एटीट्यूड उन्हें, राइट? परहैप्स यहां से वो बच्चों ने मिसकंसेप्शन डेवलप किया है. इफ समवन हैज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग और समवन, एंड इफ दैट पर्सन इज ओपनली, अगर वो व्यक्ति ओपनली एक्सप्रेस कर रहा है अपने एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में, राइट, तब लोग बोलते हैं, तब बच्चे बोलते हैं कि बहुत एटीट्यूड झाड़ रहे थे. ठीक है, बट नो, दैट्स आई डोंट थिंक दैट इज हाउ द चिल्ड्रन थिंक, राइट? वो वही एरोगेंस वाला ही है मेरे ख्याल से, है ना? क्या लगता है आपको? सो इन जनरल कंडीशन, जनरली क्या होता है? जनरली आर एटीट्यूड्स, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन आर बिहेवियर.
but that is not necessary for every case. We consciously mold our behavior according to situation. We actively, consciously do not express our attitude via our actions, behaviors or conduct, right? And why is that? How is that? क्यों रोक लेते हैं हम? हमारा वैल्यू सिस्टम रोक लेता है हमें, ठीक है? Our value system stops us, right? If someone is being polite to you, if it is in your value system to be polite to that person, right? अगर कोई प्यार से बात कर रहा है और वापस अगर आपको प्यार से ही बात करने की अगर वैल्यू सिस्टम है आपके अंदर, तो you will try to hold your attitude and behave according to the situation, and you will let your value system guide your behavior, right? Same goes for talking to your neighbors or your relatives or your siblings or your friends or your colleagues whom you do not like, right? But you behave peacefully with them because that is part of your value system, to not to be belligerent unnecessarily, right? So having ये सारी कहानी समझने के बाद अब एक बार अगर हम डिफाइन करने की फेज 3 में डेफिनेशन जो है वो निकालने की कोशिश करें एटीट्यूड की, तो क्या डेफिनेशन निकलेगी? सो एन एटीट्यूड, बिकॉज एटीट्यूड जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, so, एक एटीट्यूड की बात करें, सो एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड सो दिस वाज, ये डेफिनेशन मेंशन थी उनकी बुक में इन 1982, कैन बी डिफाइंड एज एन एंड्योरिंग, एंड्योरिंग यानी कि स्टेबल है, राइट? लास्टिंग है, स्टेबल है, एंड्योरिंग सिस्टम ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स हैं। सिस्टम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज 3 कंपोनेंट्स दे आर वर्किंग in harmony, they are working together. 3 components catering a single object, right? Object here is that psychological object. The क्या क्या है वो? The belief about that object, यानी कि the cognitive component, right? Second is the affect connected with the object. Write this down, although this is not the final definition, थोड़ी देर में final definition भी पढ़ेंगे. The affect connected with the object, यानी कि the affective or the emotive or the feeling component. और third one, and disposition to take action with respect to object, and disposition to take action यानी कि the tendency to take action, whether to take action or not, because many a times we do not express our attitudes. It is on our conscious self whether to express our attitudes or not through our behaviors, right? So the disposition यानी कि tendency to take action with respect to the object. Third क्या है? The behavior component, right? So this is the definition according to that book. So अभी तक भी आपको लग रहा होगा कि चलो सर ये ठीक डेफिनेशन है, ठीक है, काफी कुछ इसमें कवर हो गया, राइट? एन एटीट्यूड लिख दिया हमने, तो that shows that there are multiple attitudes. Defined as the enduring, that shows that it is stable है. System लिख दिया, that means it has multiple components working together to achieve a single goal. 3 components catering a single object. Object here is the psychological object. पहला क्या है? The belief about the object, that is the cognitive component.
the affect connected with the object, that is the feeling component, and the disposition to take action, that is the tendency to behave or tendency to take action or behave in a certain manner. Right? Sorry. So that is the another definition, and this is known as the ABC model. The ABC model of defining attitude. ABC model. A for affect, B for behavior, and C for cognition. राइट? वैसे तो ये CAB होना चाहिए ना, पहले कॉग्निशन होता है, फिर अफेक्ट होता है, फिर बिहेवियर होता है, राइट? बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ABC मॉडल जो है वो इसे कहा जाता है टू डिफाइन एटीट्यूड. देखिए एटीट्यूड पर हम कम से कम 10-12 सेशंस करेंगे, ठीक है? दैट शोज कि एटीट्यूड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीट्यूड. और तभी इसको डिफाइन करने में ही मैंने एक पूरा जो है वो सेशन उतार दिया. और अभी तक हमारे पास फाइनल डेफिनेशन है नहीं एटीट्यूड की अभी, क्योंकि लिमिटेशंस जो है वो इस ABC मॉडल में भी एक क्या है, कमी है, लिमिटेशन है. और वो लिमिटेशन समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझनी पड़ेगी. पहली टर्म है एम्बिवेलेंस. सो अभी तक जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी वो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स की बात कर रही थी, ठीक है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट की बात कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट समवन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स समथिंग, राइट? सो व्हाट देन, तब क्या होगा? जिसको एम्बिवेलेंस के रूप में हमने पहले एक्सप्लेन भी किया था. एम्बी मतलब टू और वैलेंस मतलब मल्टीपल साइड्स, राइट? जब मल्टीपल साइड्स जो है वो इंक्लूडेड हो, सो दैट्स एम्बिवेलेंस, ठीक है? एंड एम्बिवेलेंस पार्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन. मैंने आपको इनिशियली समझाया था ना दैट अ पर्सन इज डायबिटिक, राइट? दैट पर्सन लाइक्स टू ईट आइसक्रीम. A diabetic person who likes to eat ice cream, who likes ice cream, बहुत ज़्यादा पसंद है उस व्यक्ति को, बट डॉक्टर ने मना किया है कि आइसक्रीम जो है वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है सेहत के लिए, राइट? सो दैट पर्सन हैज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड आइसक्रीम, बट एज वेल एज नेगेटिव एटीट्यूड भी है, क्योंकि पता है कि खराब है तो मन नहीं करता उनको खाने का. सो दैट पर्सन हैज एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स. सो एम्बिवेलेंस के लिए तो जगह बनाई ही नहीं है इन डेफिनेशंस ने अभी तक, राइट? सेकेंड टर्म है वैलेंस, इंटेंसिटी. वैलेंस यानी इंटेंसिटी. इंटेंसिटी को जो है वो थर्ड डेफिनेशन में जगह नहीं है. फर्स्ट डेफिनेशन में इंटेंसिटी के लिए जगह थी, राइट? अफेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम, तो अफेक्ट जो है वो एक प्लेन पर आप थोड़ी नाप सकते हैं, राइट? लाइक लेट्स से यू लाइक राइडिंग मोटरसाइकल्स, राइट? And some other will say that I just don't like, but I love riding. I will die for motorcycles, right? I will die riding motorcycles. कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा पसंद. सो इंटेंसिटी को एड्रेस जो है वो इस डेफिनेशन ने नहीं किया, अफेक्ट की इंटेंसिटी को, राइट? सो कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंसिटी शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन. सेंस बनती है. पहली डेफिनेशन में यूज किया गया था, जो थर्ड फेज की डेफिनेशन है उसमें कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंसिटी को इंक्लूड नहीं किया गया. सो वहां पर इंटेंसिटी को इंक्लूड करना बनता है डेफिनेटली. वहां पर एम्बिवेलेंस को इंक्लूड करना बनता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट की तो बात करी, बट एम्बिवेलेंट इफेक्ट की बात नहीं करी, राइट? लाइक समवन हु इज मैरिड टू अ क्रिमिनल, राइट? सो दैट पर्सन hates their criminal activities, but at the same time they love that person. Or not just married, that let's say someone is a partner or in a relationship with a criminal, so that someone do not like those activity or those part of that person's life, but they would die for them. So their attitude is ambivalent.
At one side they do not like what they do, and at the other side they would die for them. So एम्बिवेलेंस का स्पेस जो है वो बनाना जरूरी है इस डेफिनेशन में. इंटेंसिटी के लिए स्पेस बनाना जरूरी है. ठीक है. मल्टीप्लेक्सिटी के लिए स्पेस बनाना जरूरी है. तो ये मल्टीप्लेक्सिटी क्या है? देखिए एटीट्यूड जो है वो इतना सिंपल नहीं है. कुछ चीजों के लिए एटीट्यूड सिंपल है. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्लावर्स, राइट? सो वेदर यू लाइक और डिसलाइक देम. और अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है, सो फ्लावर्स में लेट्स से लिली और रोज और एनी ऑफ द फ्लावर. सो वेदर यू लाइक और डिसलाइक a lily or a rose or a red rose or a white rose or a black rose, whatever, right? Or let's say any of the color. Like if I say I like black color, someone say that no, I like red color. So it's clear choice. It's not that complex, right? So to have an attitude toward a psychological object can be an easy task, because the associated psychological object is not difficult by its nature. Choosing a color or liking or disliking a color is not that difficult, right? और इतना complex वो concept नहीं है. But what about if I ask whether you like the concept of nationality or not? Or not just nationality, let's say nationalism. Now the feeble minded, the simple minded would say that दो ओपिनियन हो सकते हैं उनके. एक साइड होगा that they will say that no, I will die for my nation, I will kill for my nation, I'll पूरी तरह मैं समर्पित कर दूंगा अपने आप को. नेशन जो है वो है, नेशनलिज्म ही सब कुछ है. और दूसरी साइड हो सकता है कहे कि नहीं, नेशनलिज्म बहुत गलत आइडिया है, ग्लोबलिज्म की तरफ हमें बढ़ना है. सो दोनों ही ओपिनियंस जो हैं वो बहुत हल्की अंडरस्टैंडिंग या इमेच्योर लोगों द्वारा दिए गए ओपिनियंस लगते हैं, राइट? डेवलपिंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स concept such as nationalism is not easy. It's a complex concept. It's very complex, right? Because if someone asks you, and if you are a mature person, how will you respond? You will not say that whether I like it or not, right? An easy level क्या है? Whether you like it or not, right? Whether you like wearing black colors or whether you like red roses. So whether you like or do not like, or you are ambivalent, the choice is simple, right? But what about nationality or nationalism? If I say whether you like nationalism or not, so an immature people or the people who do not have deep understanding, they will simply say I like or I dislike nationalism. But a mature person will understand the complexity of the concept and will say that it is not that easy, right? If a nationalism is functional, then we like it. If the nationalism is in benefit of our people, then obviously it is likable. But when nationalism gets out of hands and it starts to take freedoms out of people's hands, right, and it start to abuse people or extort people, और नेशनलिज्म के नाम पर दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे हो, आप लड़ रहे हैं देश आपस में. दैट इज हाउ नेशनल लेवल पर वॉर्स जो है वो नेशन स्टेट्स में लड़ाई ऐसे हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, राइट? सारे आइडियाज जब जुड़ गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, सारे आइडियाज जो पिछले आइडियाज थे, कमर्शियल रेवोल्यूशन, अग्रेरियन रेवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, राइट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन से निकली जो आइडियोलॉजीज, मिडिल क्लास का डेवलपमेंट, ये जो आइडियोलॉजिकल सेट डेवलप हुआ, इसके साथ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जुड़ गया और नेशन स्टेट का आइडिया भी जुड़ गया, फाइनली दैट रिजल्टेड इनटू वर्ल्ड वॉर. सो टू एन एक्सटेंट, व्हेन नेशनलिज्म इज फंक्शनल, it is likable, and when it gets out of hands, obviously it is not suitable. Then that is not a functional nationalism, in fact. So it's a complex concept, right? And in case of complex concept, people have a tendency
to be ambivalent, right? That we like nationalism till the moment it is functional. The moment nationalism becomes belligerent or aggressive, then there is nothing to like about it. Then it becomes in fact a problem. So कॉम्प्लेक्स आइडियाज को लेकर किस तरह का एटीट्यूड होता है? एम्बिवेलेंट एटीट्यूड जो है वो जनरेट करते हैं. सो मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी को भी डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए. और लास्ट टर्म इज कंसिस्टेंसी. राइट? Like for example, A is for affect, B is for behavior, C is for cognition. Now if all of these three are on the same line, that means you saw someone, you get to know someone, and when you get to know someone, you get to know some good things about them, and you started to have positive feelings for them. You started to like that person, and when you started to like that person, you started behaving accordingly. You started behaving in that manner. Your conduct reflected that you have started, or you have the feeling of affections for someone, right? So in this manner, the cognition, the affect and the behavior, they are on the same line. They are consistent. But many a times, as we have seen in our general life, these are not consistent, right? Many a times cognition, because cognition is based on our beliefs, right? cognition हमें समझ कुछ आता है, हम फील कुछ और करते हैं, और हम बिहेव कुछ और कर देते हैं. तीनों अलग अलग हो जाता है. कई बार समझ कुछ आया, फील कुछ और किया. जैसे समझ, किसी व्यक्ति को समझा, किसी कॉन्सेप्ट को समझा, किसी साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे अंदर जो है वो कॉग्निशन हुआ, हमने उस चीज को समझा, एंड देन जनरेटेड अ पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्बिवेलेंट इमोशन अबाउट इट विद सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, राइट? बट जो एटीट्यूड हमारे अंदर था उस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के लिए, उसे हमने एक्सप्रेस नहीं किया, या पूरी तरह नहीं किया, या उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्सप्रेस किया, या एक्सप्रेस किया ही नहीं, राइट? तो ये कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट जो है वो डेफिनेशन में ऐड करना जरूरी है, क्योंकि एबीसी मॉडल जो है वो नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंसी जो है वो हमें हमेशा देखने को नहीं मिलती है, राइट? समटाइम्स हम बहुत ज्यादा जान लेते हैं किसी चीज को, बट उतना ज्यादा इमोशन जो है वो उस चीज के लिए डेवलप नहीं होता हमारे अंदर. लाइक किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जान लिया, बहुत समझ लिया, कई सालों से किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, कई सालों तक किसी व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, राइट? बट कोई खास जो है वो आपके अंदर इमोशनल प्रोसेस जो है वो उस व्यक्ति के लिए नहीं है. बट जब आप बिहेव करने जाते हैं उस व्यक्ति के साथ, राइट, बिकॉज आपके अंदर वो वैल्यू सिस्टम है कि सिंस हमने इतना टाइम साथ में गुजारा है तो मुझे अच्छा बिहेव करना चाहिए, तो आप ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे जन्म जन्मों के दोस्त हैं. बट आपके अंदर वैसा एटीट्यूड नहीं है उस व्यक्ति के लिए, आप एम्बिवेलेंट हैं. यू मे बी यू लाइक something about that person, or maybe you dislike something about that person, but it is certainly not at level of affection, right? But you behave in that manner, you show them, you shower them with your affection. So here your cognition, your affect and your behavior are not consistent, right? So in this manner हम ये समझते हैं कि जो हमारा थर्ड फेज था, उस थर्ड फेज की डेफिनेशन में हमें ये कॉन्सेप्ट भी डालने पड़ेंगे. हमें एम्बिवेलेंस को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें इंटेंसिटी को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिसिटी को एड्रेस करना पड़ेगा, और हमें कंसिस्टेंसी को भी एड्रेस करना पड़ेगा. तब जाकर जो है वो एक होलिस्टिक डेफिनेशन बन पाएगी एटीट्यूड की. सो फाइनली इफ वी ट्राई टू डिफाइन एटीट्यूड, तो एग्जाम रेडी डेफिनेशन जो है वो क्या है हमारे पास? सो क्या लिखेंगे आप? एन एटीट्यूड इज एन ऑर्गेनाइज्ड is an
organized, right? Not necessarily consistent but organized, right? बिकॉज कंसिस्टेंसी में क्या पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट ही हो या हमारा कॉग्निशन, हमारे अफेक्ट और बिहेवियर कंसिस्टेंट हो. इट इज नॉट नेसेसरी, बट वी नीड टू एड्रेस दैट इन आवर डेफिनेशन, right? That it can be consistent or it cannot be consistent, right? So what we can say, it is organized. An attitude is an organized enduring. Enduring means that it is present, right? It is not learned overnight, it is developed over a long period of time. Enduring system, it is a stable system. Why? Because it has multiple components. Of 3 components, towards the psychological object, and what are these 3 components? Cognitive, affective and behavioral. Right? It reflects in positive, negative or ambivalent orientation towards that object, with more or less intensity and consistency. More or less intensity and consistency, right? This is how you can define attitude. So attitude is an organized enduring system of 3 components towards a psychological object. Components क्या क्या हैं? Cognitive, affective and behavioral. It reflects positive, negative or ambivalent orientation towards that object with more or less intensity and consistency. So सारे पहलुओं को हमने एड्रेस कर दिया इस डेफिनेशन में. बट अगर आपको लगता है कि आंसर राइटिंग करते टाइम इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन अगर आप लिखें और लेट्स से आपकी शीट कोई साइकोलॉजी का टीचर ना चेक कर रहा हो और वो इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन को अगर अप्रिशिएट ना कर पाए, राइट, तो इससे एक रिलेटिवली इजी डेफिनेशन भी लिख लीजिए. राइट डाउन एन एटीट्यूड is a positive, negative or ambivalent orientation. आप पॉजिटिव को पूरा लिखेंगे, नेगेटिव को पूरा लिखेंगे. ambivalent orientation towards a psychological object with more or less intensity and consistency. Or less intensity and consistency, right? So अगर आप बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन करना चाहते हैं तो दिस वे यू कैन डिफाइन व्हाट एटीट्यूड इज. ठीक है, तो आज के सेशन में हमने फाइनल डेफिनेशन जो है वो एटीट्यूड के लिए प्रिपेयर कर ली है. बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड्स भी हमने समझे. मेक श्योर कि क्लास के बाद आप कीवर्ड्स जो हैं वो जरूर लिख कर देखें. ठीक है, एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, पूरा कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी ऑन हाउ टू कॉन्टेक्ट मी एंड टू एनरोल इनटू दिस कोर्स. ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन. Next up, what we will try to understand in the next session, we will try to understand the characteristics
ऑफ एटीट्यूड, फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, राइट, एटीट्यूड्स. देन इवेंचुअली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड वैल्यूज एंड बहुत सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे. एज आई सेड अराउंड 10-12 सेशंस जो हैं वो होंगे एटीट्यूड टॉपिक से. ऑलराइट, सो दैट इज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. हैव अ नाइस इवनिंग.